तो हमने पिछली क्लास में बताया था कि रदरफोर्ड की जो कमियां थी उन सभी कमियों को किसने दूर किया था? बोर्स मॉडल ने दूर किया था। इन्होंने बेसिकली क्या करा था कि क्लासिकल फिजिक्स एंड जो है क्या कहते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स को दोनों को साथ रखते हुए जो इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी जो कि रदरफोर्ड की डिमेरिट थी, उन सभी डिमेरिट को इन्होंने क्या करा था? दूर किया था। मैंने बताया था कि जो है न्यूक्लियस जो होता है वो उसके चारों अराउंड जो घूमता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल या ऑर्बिट कहते हैं। उस ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है। और जब वो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो ना तो वो एनर्जी लॉस करता है ना ही क्या करता है? गेन करता है। इसी को हम लोग कहते हैं N1, N2, N3 और ये सभी स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, या इसको एनर्जी स्टेट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। के से क्यों शुरू होता है? क्योंकि के मतलब पॉजिटिव होता है, कैर्नल होता है, इसीलिए जो है KLMNO इस प्रकार से जो है शुरू होते रहता है। ठीक है। अब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को जंप कराना होगा लोअर स्टेट से हायर स्टेट तो एनर्जी आपको देनी होगी, और अगर आपको हायर स्टेट से लोअर स्टेट लाना होगा तो आपको एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया था, और इन टर्म्स ऑफ फोटोन के फॉर्म में ही रिलीज होगी। और जो इनकी एनर्जी होगी जहां से जहां जा रही है, यानी कि ये क्या है? N1, N2, N3। अगर मैं कहूं यहां से जितना एनर्जी जाने में लगा होगा उतना ही तो इस इलेक्ट्रॉन को आने में यहाँ लगा होगा, क्योंकि जितना दूरी सेम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो एनर्जी हो जाएगी क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब इक्वल टू या जो है रिलीज इक्वल टू E3 माइनस E2 हो जाएगा। अब E2 के लिए लेके जा रहे हो तो E2 हो जाएगा, हमने यहाँ पे E1 के लिए जा रहे हैं तो E1 हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट। मैंने बताया था कि जो है इलेक्ट्रॉन जो क्या करेगा? हायर लोअर जो है इलेक्ट्रॉन का जंप फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट या लोअर टू हायर ऑर्बिट। अगर ये लोअर से हायर जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि कम एनर्जी है तो ज्यादा दूर जाएगा तो यानी कि उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। लेकिन हायर एनर्जी लेवल पे है और वो नीचे जाएगा तो उसको एनर्जी क्या करना पड़ेगा? रिलीज करना पड़ेगा। ओके। हमने बताया था कि यहाँ पे डेल्टा E इक्वल टू क्या हो जाएगा? चेंज इन एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा? E2 माइनस E1। और EN1 क्या है? इनिशियल एनर्जी स्टेट है, N2 क्या है? फाइनल एनर्जी स्टेट है। आपको मैंने बताया था जो आउट ऑफ इन्फिनाइट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ घूमते हैं? जहां पे इनका एंगुलर मोमेंटम जो है MVR इक्वल टू क्या हो जाएगा? NH/2π। ये याद रख लीजिएगा। इससे मैंने कहा था कि आपसे पूछा जाएगा कि फोर्थ ऑर्बिट का आपको एंगुलर मोमेंटम बताना, तो n की वैल्यू 4 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? 2h/π हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने बताया था। पॉस्टुलेट ये भी बता दिया, MVR इक्वल टू यहाँ पे h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट है, m क्या है? मास है, और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 या 6.62 इंटू 10⁻⁻34 हो जाती है। ओके। हमने आपको पिछली क्लास में रेडियस निकालने का जो है फॉर्मूला बता दिया था। रेडियस इक्वल टू क्या होता है? R इक्वल टू 0.53 इंटू n²/z। एन यहाँ पे क्या था? ऑर्बिट नंबर, किस ऑर्बिट में है, और जेड क्या था बताइए? एटॉमिक। ये किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में आएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर। अब आपसे एक क्वेश्चन, वैसे तो और भी बहुत सारे करेंगे लेकिन एक यहाँ पे जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन करना है। फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट। आपको निकालना है रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट। अब मैं रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट है तो कितना लिख दूं? 0.53 इंटू N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड, क्योंकि सेम ऑर्बिट है यहाँ पे जो है सेम एटम है, ब्रैकेट में लिख लेना 4। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए भी बात करते हैं। ठीक है, हीलियम प्लस की हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। ओके। अब यहाँ पे जेड तो आपको पता है, तो नीचे भी कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। बोलिए, क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। आयंस में क्यों लिखा ओके, है? इसको मैं इससे कटा दूं। यस सर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा? N1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड इंटू जेड डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। अब कोई बच्चा कहेगा सर Z1 Z2 क्यों नहीं लिए? क्योंकि हीलियम एटम है, चाहे Z1 Z2 की वैल्यू सेम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? हाँ जी बोलिए। सर रिपीट कर दे एक बार। हाँ, मैंने कहा
कि आपको क्या करना है, रेडियस रेशियो निकालना है फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकेंड ऑर्बिट का। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जब हमारे पास रेडियस का फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड हो जाता है। अगर 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड हो जाता है तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि हमने यहाँ पे R1 की वैल्यू रख दी। अगर आप कहो तो मैं जो है यहाँ पे जो है फॉर्मूला भी डिराइव कर सकता हूँ, लेकिन आपको मैं कहूंगा कि फॉर्मूला रटने से अच्छा है कि आप बस इतना से याद रखो, कभी हो सकता है कि थर्ड एंड फोर्थ कहे, उस हिसाब से हमने रख दिया और जो चीजें टर्म कट रही है हमने यहाँ पे कहा 0.5353 से कट गया। अब जैसे ही कट गया तो यहाँ पे बचा क्या, n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। अब कोई कहेगा सर z1 लिख दीजिए, हमने यहाँ पे z1 एंड z2 लिख दिया। तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, r1 r2 इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, r1 बाय r2। अगर जब मैं इसको सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज करूं तो n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर और ऊपर में क्या हो जाएगा z2 इंटू z1। अब यहाँ पे आपको पता है ये कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 1 का स्क्वायर 1, सेकेंड ऑर्बिट 2 का स्क्वायर 2 यानी कि 4 हो जाएगा। Z2 यहाँ पे हीलियम है तो यानी कि यहाँ भी हीलियम, यहाँ भी हीलियम, यानी इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। हाँ वरुण बोलिए। सर Z2 सर ऊपर कैसे आएगी? अच्छा ये देखिए, यहाँ पे हमने जो मान लिया कि Z1 है और ये Z2 है, ठीक है। अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि क्या मैं ऐसा लिख दूं n1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z1 डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z2, बोलिए। यस सर। इसमें ऐसे लिखे यानी कि इसका नीचे का मतलब डिवाइड ही होता है, और अगर मुझे इसको मल्टीप्लाई में लाना होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं 1 बाय कर देते हैं, तो 1 बाय क्या हो जाएगा n2 का स्क्वायर। ये z1 z2 बाय z1 हो गया और इधर का ये n1 बाय n2 हो गया। इसी चीज को हमने जो है इस प्रकार से लिख दिया। बोलिए यहाँ तक अगर जो किन्हीं को कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। सर आपने हीलियम आयन क्यों लिए? ओके, हम आपको बताएंगे कि आगे की जो बोर्स मॉडल है ना वो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए एप्लीकेबल है। इसका मतलब है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसी के लिए एप्लीकेबल होगा, क्यों मल्टीपल्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहां पे अलग कंडीशन आ जाएगा, रिपल्सन आ जाएगा। तो बोर्स का मॉडल जो था सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए ही एप्लीकेबल होता है। मल्टीपल्स इलेक्ट्रॉन के लिए जो ये एप्लीकेबल नहीं होता, उसके लिए अलग जो हमें थ्योरी पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। आपको मैंने एंगुलर मोमेंटम में बताया था mv/r इक्वल टू NH/2π, और आपने जो है कल की क्लास में r की वैल्यू निकाल ली थी n²/h² डिवाइडेड बाय 4π² mz²। हमने ये r की जगह पे क्या रख दी, ये वैल्यू रख दिया। अब जैसे ही m/v n²h² 4π mz² रखा तो यहाँ से क्या हो जाएगा NH से NH कट जाएगा, तो यहाँ पे एक NH बच जाएगा, n² से यहाँ n² है तो एक n कट जाएगा, एक बच जाएगा, एक h² से एक h कट जाएगा तो एक बच जाएगा। तो वही हमने कहा कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि और ये मास से ये मास कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास NH, और ये क्या बचा है VNH, और यहाँ पे 2π से 2π कटा दीजिए। ठीक है, यहाँ से हमने क्या करा कि जो हमने 2π से यानी कि जो है 2π कटा दिया, 1 मिनट 2π यानी कि हमारे पास कितना हो गया 4π², तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2π² हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बच गया 2π z² बच गया, और जैसे ही बचा तो यहाँ से हमने क्या कर दिया कैलकुलेशन किया, और यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 2π z²/NH आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करा कि इसको जो है ना जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साइड ले लिया। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमने क्या कर दिया एक साइड ले लिया, और यहाँ पे इसके लिए गैप पे हमने क्या लिख दिया z/n ले लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये तो वेरी होगा जैसे जैसे आपका जो एटॉमिक नंबर चेंज होगा और नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होगा, तो यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे।
और इन सभी की वैल्यू रखा, यानी कि 2 का वैल्यू रखा, पाई का वैल्यू रखा और ई का वैल्यू रखा, यानी कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू रखा। इन सभी को वैल्यू को रखा तो यहाँ से आपकी जो वेलोसिटी आ गई 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पर से आपको ध्यान रखना है कि ये जो है कितना ज्यादा स्पीड से घूम रहा है, बहुत ज्यादा स्पीड से घूम रहा है। अगर मैं बताऊं कि इतना ज्यादा स्पीड से, अगर इतना स्पीड हम लोग अगर किसी तरह से अचीव कर लें तो हमें घूमने में कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा, अर्थ के उस किनारे से इस किनारे आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि ये करीब करीब अगर थोड़ा सा 100 टाइम्स ज्यादा होता तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है। कितना होता है 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि यहाँ पे क्या सेंटीमीटर पर सेकेंड है। अगर तो सोचो कितना तेजी से रिवॉल्व कर रहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइट को पहुंचने में महज 1 सेकेंड में जो है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर लेता है। अगर इतना करता तो हम लोगों को कोई भी चीज करने में बहुत ही आसान हो जाता है। हम लोग चीजें सीखते कैसे हैं, इन्हीं सब चीजों का यूज करते हैं। अभी जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो हम लोग नेचर की ही चीजों को सीखते हैं और उसी को जो है एप्लीकेबल करने का प्रयास करते हैं अपने रियल लाइफ में। तो यहाँ से इस प्रकार से आपको बस 2 बातें याद रखनी है। एक रेडियस का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाता है, कोई बताना चाहेंगे? 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आपको मैं याद भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कितना हो जाएगा एन स्क्वायर बाय जेड। ये जो वैल्यू आई एंगस्ट्रॉम में आई, ठीक है, 10 टू द पावर -10 मीटर में आई। दूसरा आपने जो वेलोसिटी निकाला 2.18 इंटू जेड बाय 10 टू द पावर 10 टू द पावर 6 इंटू जेड बाय एन, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड में। अगर 6 लोगे तो मीटर पर सेकेंड लेना, 8 लीजिएगा तो आपको कितना लेना है 10 टू द पावर 8 ले लेना है। अब यहाँ पे आप लोगों को मन में आएगा कि सर आप खुद सोचो कि जेड बाय एन आपको लिखना होगा, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूं। तो आप रेडियस में क्या बढ़ाओगे जो बढ़ेगा, यानी कि एन बढ़ाने से बढ़ेगा क्या जेड बढ़ाने, जेड तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। आप किसी भी रिएक्शन का जेड तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने एक बार कह दिया हाइड्रोजन एटम है तो क्या उसका रेडियस बढ़ता क्या? नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या करा कि एन स्क्वायर, हाँ जी बोलिए स्मृति। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके, हमने यहाँ पे क्या करा कि एन स्क्वायर यानी कि उसका नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ेगा। तो बस आपको याद रखना है कि एन स्क्वायर होगा रेडियस में, बाकी जेड बाय एन होगा। आगे मैं बताऊंगा, यहाँ पे एक टेबल भी बना दूंगा आपको सारे फॉर्मूले। अब आपसे पूछता है फाइंड द वेलोसिटी रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट। यहाँ पे ना इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे नीट में कि वो यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इसके लिए अलग फॉर्मूला रखिए। मैं कहूंगा नहीं, आपको सिर्फ याद रखना है वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है, कोई बताना चाहेंगे? 2.18 जेड बाय एन। और ये 10 टू द पावर 6 लीजिएगा तो क्या आएगा मीटर पर सेकेंड, एंड अगर 10 टू द पावर 8 आएगा तो क्या लीजिएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप से यूज करना है। यहाँ पे हमने जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि मीटर हाँ, आप चेंज कर सकते हो ना। आपको अगर जैसे मान लो कि ऑप्शन में दे दिया है कि वो मीटर पर सेकेंड दे दिया है तो आप मीटर पर सेकेंड वाला लीजिएगा। अगर आपको सेंटीमीटर वाला दे दिया तो सेंटीमीटर वाला ले लेंगे, तो क्या दिक्कत है उसमें। ओके, अब आपको पूछा है रेडियस रेशियो फर्स्ट ऑर्बिट एंड सेकंड ऑर्बिट। यहाँ पे नहीं दिया तो मैं जनरल फॉर्मूला पूछा है, तो V1 डिवाइडेड बाय, क्या मैं V2 लिख दूं? यस सर। हो सकता है कि वो एक ही एटम हो सकता है डिफरेंट एटम हो, कुछ भी हो सकता है। हमने क्या करा कि V1 अगर जो कहता है कि हीलियम के लिए निकालिए, V2 कहता है कि लिथियम प्लस प्लस के लिए निकालिए, तो किसी के लिए भी हम निकालते हैं। हमारे पास जनरल फॉर्मूला है 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू Z1 डिवाइडेड बाय N1। बोलिए, क्या इसी तरीके से मैं ऐसा लिख दूं 2.18 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू
Z2 डिवाइडेड बाय N2। ये फॉर्मूला आपको बुक में अलग से मिलेगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्वेश्चन के फॉर्म में, ताकि कि आपको एक ही चीज में दोनों, क्योंकि हर बार हर चीज के लिए फॉर्मूला रखना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए क्या मैं इन दोनों को कटा देता हूं, तो हमारे पास क्या बच गया, Z1 डिवाइडेड बाय N1 इक्वल टू Z2 डिवाइडेड बाय N2। N2। ओके, यहां से Z1 N1 डिवाइडेड बाय Z2 N2, और इसको मल्टीप्लाई के रूप में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जस्ट अपोजिट करना पड़ता है। Z1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, N1 इंटू N2 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, Z। ओके, तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इंटू N2 डिवाइडेड बाय N1। बोलिए, ये हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया। अगर आपको दो अलग अलग से पूछा जाए, आप या तो फॉर्मूला रख लीजिए या फिर आप निकालना सीख लीजिए, लेकिन मैं कहूंगा कि आप तरीके को सीखिए। आपको हो सकता है कि ये भूल जाए, कितना रटोगे। हाँ, रेडियस याद रख लिए, ये याद रख लीजिए जितने भी है, यानी कि रेडियस रेशियो। अब वो क्वेश्चन क्या दे देगा, मान लीजिए आपको दे देता है फाइंड द रेडियस रेशियो, या मैं सिंपल लिख दूं लिथियम प्लस प्लस के थर्ड ऑर्बिट का, और आपको रेडियस निकालना है, मैं दे देता हूं हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट का। अब आपके पास या तो ये फॉर्मूला रख लीजिए V1 V2, आपको यहाँ पे दिया हुआ ये क्या है, V1 है, और ये दिया हुआ है V2, कुछ भी दे सकता है, ये V2 या V1 जो भी है आपको दे। अब मेरे पास या तो मैं क्या करूं कि फॉर्मूला रख के जाऊं Z1 बाय Z2, या फिर मैं निकालूं। मैं कहूंगा कि आप निकाल ही लीजिए तो ज्यादा बेटर है। हमें पता है 2.18 इंटू 10⁶, कुछ समय के बाद आप इसका यूज भी नहीं करोगे। Z1 डिवाइडेड बाय N1, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶, हमने यहाँ पे इस बार किस में लिया है, मीटर में लिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा Z2 डिवाइडेड बाय N2, और हमें पता है कि Z1 डिवाइडेड बाय N1, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है तो ऊपर चले जाएगा N2 डिवाइडेड बाय Z2। अब आपको Z यानी कि 1 जो दिया हुआ है, लिथियम दिया हुआ है, तो लिथियम के लिए कितना ले लेंगे 3। N2 आपको कितना दिया हुआ है, यानी कि इसके लिए जो है V2 के लिए ही तो N2 लीजिएगा, सेकेंड ऑर्बिट यानी कि 2। N1 कितना दिया हुआ है, थर्ड ऑर्बिट, और आपको V2 कितना दिया हुआ है, Z2 कितना दिया हुआ है 4, हीलियम का 2 हो जाता है। यहाँ से जो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। यानी कि इस प्रकार से आपको जो है क्वेश्चन दिए रहेंगे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट पोसेसेस 2 टाइप ऑफ एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 टाइप की एनर्जी पोसेस करते हैं, यानी कि रखते हैं। एक काइनेटिक एनर्जी होते हैं और दूसरा जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, जो मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, काइनेटिक एनर्जी कह देते हैं। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि mv²/r, इसको हम लोग क्या कहते थे, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसको हम लोग क्या कहते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों बराबर होते थे। अब हमने सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे mv²/r लिख दिया, इक्वल टू क्या करते हैं Z²/r², और आपको यहाँ पे Z² हमने क्या कर दिया, r कर दिया। ये r से r कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा mv² इक्वल टू Z²/r। और आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हाफ mv² होता है, और आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी की अभी जस्ट हमने निकाला था 2πz²/nh, और इस वैल्यू को हमने क्या करा, यहाँ पे पुट कर दिया। और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कांस्टेंट टर्म को वैल्यू रखेंगे, और जो बच जाता है उसको हम लोग सॉल्व किए। काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या हो जाएगा 13.6 इंटू Z²/n²। अब यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला याद रखना। मैं सडनली यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख देता हूँ कि आपने जो निकाला काइनेटिक एनर्जी, मैं सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, आपको याद भी करा देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है 13.6 इंटू Z/n का होल स्क्वायर, और ये किस में आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आता है। बस आपको ये याद रखना कि रेडियस वाले में n² होता है, वेलोसिटी में क्या होता है Z/n, क्योंकि मीटर पर सेकंड है तो यानी कि Z/n होता है। बाकी में क्या करना है, Z/n का काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, मैं अगर लिखूं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं
आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू -2 इंटू 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे टोटल एनर्जी पूछा जाए तो टोटल एनर्जी जो होता है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में करोगे तो यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस काइनेटिक एनर्जी। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 फॉर्मूले रखने हैं। कौन से? रेडियस का, वेलोसिटी का एंड काइनेटिक एनर्जी का। बाकी आप इन्हीं से इन सब चीजों को ड्राइव कीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आ गया वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो गया। आप सभी को पता है पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाती है क्या हो जाती है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पे एक बात समझने की, यहाँ पे नेगेटिव क्यों आए, आप लोगों के मन में आ रहा होगा, ठीक है सर मुझे ये बताइए कि यहाँ पे नेगेटिव क्यों आए। तो यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव इसलिए आया, हमने क्या करा कि जो न्यूक्लियस है, हमने मान लिया ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। मुझे बताइए कि न्यूक्लियस पे टोटल चार्ज कितना होगा, Zp होगा कि नहीं होगा? यानी कि एक प्रोटॉन है टोटल। यहाँ हमने कहा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो यानी कि हमने क्या कर लिया, ई ले लिया, क्योंकि जितना सेम है। अब ये ई की जो वैल्यू है प्रोटॉन के बराबर होती है, बस जो साइन अगर नेगेटिव ना लेके हम पॉजिटिव ले लें। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये जो प्रोटॉन है वो किसके बराबर लग रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का साइन कैसा होता है, नेगेटिव। अब यहाँ पे पोटेंशियल वाले में आपको साइन देखना जरूरी है, तो माइनस ई हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अभी बराबर है, यानी कि क्या हो जाएगा, माइनस जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे Q1 Q2 पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ पॉजिटिव जेड ई स्क्वायर ले लेते थे, लेकिन यहाँ पे आपको पोटेंशियल में आपको देखना होगा कि न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पे क्यों लगा रहा है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है सर मुझे ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियस जो क्या एक ही इलेक्ट्रॉन पे एक टाइम लगा रहा है, आपने तो लगाया, तो आपको भी तो यहाँ पे जेड ई लिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी, यानी कि जेड ई लिखना चाहिए, यानी कि जेड स्क्वायर ई स्क्वायर लिखना चाहिए। क्या मेरी बात ये समझ में आई? इसका मतलब है ऐसा समझिए कि मैं कहूं कि न्यूक्लियस हीलियम का है, तो इस पे 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कहूंगा तो यानी कि 4e होना चाहिए माइनस में। आप लोग भी कहोगे हाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन का अगर हमने साइन जो है ले लिया, तो इस प्रकार से होना चाहिए। तो आपने सर एक ही बार क्यों लिखा, इसका रीजन क्या है कि न्यूक्लियस एक एक पे लगा रहे हैं हम लोग, एक एक इलेक्ट्रॉन पे निकाल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए बनाया था, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए बनाया था, मल्टीपल जो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो नहीं बनाया था। इसीलिए हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। सारा का सारा फोर्स किस पे लगेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन पे। और हमने यहाँ पे क्या करा कि आर की वैल्यू को रख दिया NH/4 पाई mZ स्क्वायर, और यहाँ से हमने जो है कैलकुलेट किया, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको हम लोग क्या कह देते थे, काइनेटिक एनर्जी कह देते थे। और इसी की जगह पे हमने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आपको सिर्फ क्या याद रखना है, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.53 इंटू n स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर एंगस्ट्रॉम में। अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2.18, अगर इस मीटर में लेना है तो 10⁶, और जेड बाय एन हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो है काइनेटिक एनर्जी का, तो 13.6, लेकिन याद रखना काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है, 13.6 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड बाय एन का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किस में आएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी। अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी बस कुछ याद नहीं रखना कि जो है 2 टाइम्स ज्यादा होता है काइनेटिक एनर्जी का, साथ में क्या होता है, नेगेटिव साइन हो जाता है। बस आपको इतनी सी बात याद रखना। काइनेटिक एनर्जी हमने याद रख लिया, बस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा देंगे, आगे हम क्वेश्चन भी कराएंगे। टोटल एनर्जी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो टोटल एनर्जी हो जाता है वो क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी से। एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में जो है डिराइव करा देता हूँ, टोटल एनर्जी के लिए करा देते हैं, लास्ट में करा देते हैं टोटल एनर्जी के लिए। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और आपको भी मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, -2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस जो है काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ से घटेगा तो माइनस काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले आपको रिमेंबर रखने हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
हम यहाँ पे एक आपको और डिराइव करते हैं। एक्चुअली ना डिफरेंस बिटवीन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पूछा जाता है, या एनर्जी का हम पूछ देते हैं तो एनर्जी का हम निकाल देते हैं कि क्या होगा। फाइंड द, आपको ये फॉर्मूला देखिएगा ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप तरीका सीख जाएं, आप उस टाइप के फॉर्मूले खुद ही बना लें। फाइंड द एनर्जी डिफरेंस between second and first orbit। अब आपने एनर्जी का जो फॉर्मूला निकाला, क्या निकाला? आपको मैंने 3 फॉर्मूले बताए, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं। एक आपको मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का कितना था? 3.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। फिर मैंने पोटेंशियल एनर्जी की बात बताई, कितना था? माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने टोटल एनर्जी की बात करी, यहाँ पे कितना था? 13.6। वेरी गुड। या चाहे तो आप इसको लिख सकते हो 13.6 इंटू जेड बाय एन। इसीलिए हमने कहा कि आपको 3 ही फॉर्मूले याद रखने, बाकी को हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। अब एनर्जी का डिफरेंस है, तो यानी कि बेसिकली टोटल एनर्जी की बात कर रहे होंगे, तो एनर्जी की जगह पे चेंज इन एनर्जी लिख दूं, इक्वल टू E2 माइनस E1। बोले ये हाथ लगा कर देखने को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए कि E2 की जगह पे हमने यहाँ पे टोटल एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लिया है, तो 13.6 इंटू क्या हो जाएगा, Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। क्या मैं ये माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा? यस सर। 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर प्लस 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। अब मैं इसको कैसे ले सकता हूं, इसको आगे ले आता हूं, 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर इंटू N2 का स्क्वायर माइनस 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 13.6 कॉमन, और यही फॉर्मूला आपको जो है बुक में देखने के लिए मिलेगा। सर माइनस हट जाएगा? सॉरी, E2 माइनस होगा ना यहाँ पे। सर नहीं सर, इसमें सर 13.6 सर आगे से माइनस हट जाएगा। ये माइनस इसको इधर लेके ना पीछे, ये वाले को। सो ये क्यों लगाया था? जस्ट वन मिनट, थोड़ा सा इसका सिंबल चेंज हो गया। Z1 माइनस नहीं होगा, Z1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस हमने थोड़ा सा क्या कर दिया, 13.6 इंटू N2 क्या हो जाएगा, Z2 बाय N2 का होल स्क्वायर। ठीक है, E2 ले रहे ना, हमने E1 माइनस कर दिया, माइनस है, ओके, माइनस क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव में क्यों लिया? क्या चीज? स्टार्टिंग E2 नेगेटिव में क्यों लिया? अच्छा, आपका कहना कि सर हमने E2 ही क्यों लिया? जनरली हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी, हाँ, एनर्जी डिफरेंस कब निकालते हैं, जब कोई हायर लेवल से लोअर लेवल आता है। ठीक है, तो हम लोग जनरली जो है डिफरेंस निकालते हैं। हो सकता है कि अगर वो लोअर से ऊपर जा रहा है तो आप E1 माइनस E2 भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है वो हायर लेवल से लोअर लेवल दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बच गया, 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर। अभी इसको मैं आगे ले चलता हूँ, कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू Z1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 का स्क्वायर, यहाँ पे माइनस हो जाएगा 13.6 इंटू Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, N2 का स्क्वायर।
और यहाँ पे से 13.6 कॉमन ले लेते हैं, और जैसे ही कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, Z1 का स्क्वायर N1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 का स्क्वायर। और अगर इनके सेम एटम हो तो यहाँ पे Z1 को भी आप कॉमन ले लीजिएगा, तब उस केस में क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आपका जो है चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगी, आपका ये फॉर्मूला होगा। सर माइनस क्यों आया 13.67 के आगे E2 के आगे माइनस क्यों लगाया? ये फॉर्मूला है ना बेटा, टोटल एनर्जी क्या है माइनस काइनेटिक एनर्जी होता है ना। तो E2 माइनस E1 माइनस का ऐसा आ रहा है। ये हाँ, ये जो E1 है इसका माइनस का आ रहा है, ये जो माइनस है ये तो माइनस हमने डिफरेंस निकाले, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, E2 माइनस E1, तो ये तो माइनस ये वाला है, लेकिन E1 का जो फॉर्मूला है वो क्या है, माइनस के ई है, यानी कि के ई की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं 13.6 Z/N, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस के साथ लिखती है। बोलिए, क्या नहीं समझ में आया किसी को? सर रिपीट। ओके, मैं एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हमने क्या करा, मुझे चेंज इन एनर्जी निकालना है, तो हमने चेंज इन एनर्जी के लिए हमने क्या करा, E2 माइनस E1 कर दिया। इतना सा समझ में आया आप लोगों को? यस सर। अब यहाँ पे हमने क्या करा, E2 की जगह पे फॉर्मूला लिखा। E2 का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, माइनस 13.6 इंटू Z/N का होल स्क्वायर। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ गई? यस सर। अब हमने यहाँ पे 13.6 इंटू जेड, यहाँ पे E2 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पे Z2/N2 कर दिए, क्योंकि इसका स्क्वायर निकाले। सिमिलरली अब E1 की जगह पे ये माइनस, तो ये वाला माइनस है, लेकिन E1 के लिए भी तो -1 आ रहा है, 13.6 इंटू Z/N का स्क्वायर, तो इसीलिए इसको हमने क्या करा, माइनस ले लिया। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जैसे ही प्लस हो गया तो यानी कि इसको हमने आगे ले आए तो माइनस कर देंगे, और जैसे कि यहाँ से 13.6 ले लिए तो Z1/N1 का स्क्वायर एंड Z2/N2 का होल स्क्वायर आप इस प्रकार से लिख सकते हो। ये क्यों? क्योंकि बच्चों को ना काफी ज्यादा पूछा जाता है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अगर अलग अलग एटम दिया जाए आप वो क्या करते हैं कि इसको रट के जाते हैं। मैं कहूंगा रटना नहीं है, आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले रटने हैं। कौन कौन से रटने हैं मैं फिर से एक बार समझाता हूं। रेडियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, और ये किसमें आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। अगर मुझसे पूछा जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला, 2.18 इक्वल टू 10 is the power 6 by Gen 1/8 इंटू क्या हो जाएगा, Z/N, और यहाँ पे 10 to the power 6 के फॉर्म में लीजिएगा तो मीटर पर सेकंड में आएगा, और अगर 10 to the power आपने 8 लिया तो यानी कि किस में आ जाएगा। हाँ, तीसरा हमने कहा था बस आपको काइनेटिक एनर्जी याद रखना है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है प्लस में होता है 13.6 इंटू Z/N का होल स्क्वायर, और ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो -2 टाइम्स किसके हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी के। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, आपको पता है, माइनस काइनेटिक एनर्जी। आपको बस ये 3 फॉर्मूले याद रखना है। उसमें भी आपको मैं बता दूं कि रेडियस में एन के बढ़ने के कारण रेडियस बढ़ा, इसलिए ऊपर में एन रखेंगे, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ता चले जाएगा। खुद सोचिए कि फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, यानी कि जैसे जैसे बढ़ रहा है, यानी कि एन के बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, जेड के बढ़ने के कारण तो नहीं बढ़ेगा, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए वेलोसिटी, यहाँ पे क्या हो जाता है, Z/N हो जाता है। अब वेलोसिटी जो होता है, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उस एटम की वेलोसिटी होगी, क्योंकि उतना ज्यादा बड़ा ऑर्बिट होगा उतना तेजी से वो क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे दूर जाइएगा वो जो इलेक्ट्रॉन है ना वो धीरे धीरे घूमते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम लोग किसी चीज को मून को लैंडिंग करा रहे थे, जैसे कोई भी चीज को, तो हम लोग पहले देखिएगा उसके बाहर वाले ऑर्बिट में घुमाते 4-5 राउंड, फिर धीरे धीरे धीरे
क्यों? क्योंकि जैसे जैसे जाएगा तो उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। पिछली बार जो चंद्रयान 2 का जो था सॉफ्ट लैंडिंग के कारण जो काफी ज्यादा जो है पहले जो इस बार तो सॉफ्ट लैंडिंग कराया, पिछली बार जो हम लोगों ने डायरेक्ट उसको जो है लैंड करा दिया था, जिस कारण से वो क्या हो गया, क्रैश कर गया था, यानी कि टूट गया। लेकिन इस बार हमने क्या करा कि इसकी स्पीड को पहले से ही मेंटेन करा है। उसके अंदर जब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल डालते हैं, वो उसकी स्पीड के अपोजिट में होता है। अगर मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो फ्यूल को हम लोग किस डायरेक्शन में जलाते हैं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जलाते हैं, जिस कारण से क्या हो जाता है, धीरे 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 उनकी स्पीड जो है कम होती चली जाती है। तो वही कहता है कि जैसे जैसे आप दूर जाइएगा वैसे वैसे वेलोसिटी उसकी डिक्रीज होती चली जाती है। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाएंगे, ठीक है। अब आपसे एक बच्चा मेरे से पूछा कि सर मुझे बताओ कि टोटल एनर्जी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे बढ़ेगी या घटेगी? तो मैंने कहा कि उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। एक बच्चा कहता है सर यहाँ तो निगेटिव है, निगेटिव है तो उसका वैल्यू घटना चाहिए। मैंने कहा हाँ, लेकिन आपको मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूँ कि कैसे। मैंने कहा कि इसकी जो एनर्जी घटती है या बढ़ती है। मैंने 2 ऑर्बिट के लिए निकालने के लिए कहा फाइंड द या कैलकुलेट द, अगर कहीं कुछ ना कहे एनर्जी सिर्फ लिखा रहे तो आप टोटल एनर्जी कंसीडर करना। कैलकुलेट द, मैं यहां लिख भी देता हूं, टोटल एनर्जी ऑफ हीलियम एटम फॉर सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट। मैंने ऐसा इसलिए लिया ताकि कि कट जाए, वो आपको ऐसा नहीं देगा, 3.5 ही देगा। अब हमारे पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है, 13.6 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर। अगर मैं कहूं कि मेरे को किसके लिए निकालना है, मैं सेकेंड ऑर्बिट के लिए निकालता हूं। टोटल एनर्जी जो है सेकेंड ऑर्बिट में कितनी हो जाएगी, 13.6 इंटू जेड, यहाँ पे क्या हीलियम है, तो हीलियम का जो जेड होता है वो कितना हो जाता है, 2, और ऑर्बिट कौन सा दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो हीलियम के लिए तो हमने 2 लिख दिया। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, और जैसे हमने यहां से कटा दिया, इसका मतलब है उसकी एनर्जी कितनी होगी, 13.6 होगी, ठीक है। अगर मैं T4 की बात करूं, अब T4 का क्या हो जाएगा, -13.6, जेड तो अभी भी 2 ही है, जेड तो चेंज थोड़े हुआ, हीलियम की तो बात कर रहे हैं, हीलियम के सेकेंड एंड फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार एन की वैल्यू कितनी होगी, चेंज हो गई 4, बस इसका स्क्वायर कर दिए। बोलिए अब जैसे ही कीजिएगा तो यहां से कितना आ जाएगा, 1/2, और 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13.6 डिवाइडेड बाय 4। बोलिए कितना सा क्लियर है? और यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपसे मैं पूछता हूं, मुझे बताइए कि 13.6 बड़ा है या -3.4 बड़ा है? -13.6 बड़ा है या -3.4 को लग रहा है कि 13.6 बड़ा है? नो सर, बच्चों को लग रहा होगा कि हाँ सर ये तो बड़ा है ना सर। हाँ बोलिए सर, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 लिया ना? क्या बोले? हाँ 1/2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये तो ब्रैकेट के स्क्वायर है ना, तो 1/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 ही तो होगा, 1/4 लिख रहे हैं। यस। ओके अपूर्वा, ठीक है, थैंक यू। अब हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया कि इसको हमने सॉल्व किया, -3. अब कोई बच्चा कहते सर ये 13.6 है, ये 3.4 है। अगर जिस पे निगेटिव आ जाए, निगेटिव में जितना बड़ा वैल्यू होता है उतना छोटा कहलाता है। ऐसे समझिए कि आप पे 10 रुपया कर्जा ज्यादा भारी है या 2 रुपया जो है कर्जा ज्यादा भारी है, तो कहोगे 10 रुपये जो बहुत ज्यादा है, यानी कि निगेटिव वैल्यू क्या होती है, यानी कि इस प्रकार से होती है। आप सिंपल शब्दों में याद रखिएगा, निगेटिव अगर निगेटिव लग गया तो जितना ज्यादा वैल्यू होगा वो उतना कम हो जाएगा। इसी कारण से उसकी जो एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है, और इन्फिनाइट पे जाके वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ओके, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आप लोगों को, ताकि जो है यहाँ पे समझ में आए किस टाइप के क्वेश्चन आते, ध्यान सुनिएगा।
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट। आपसे पूछ रहा है कि रेडियस बताना है सेकंड एंड फोर्थ ऑर्बिट का। तो मैं यहाँ पे रेडियस का फॉर्मूला आप सभी को पता है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है? 0.53 इनटू n by एन स्क्वायर बाय जेड। एन क्या है? ऑर्बिट का नंबर है, जेड क्या है? एटॉमिक नंबर है। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा है क्या? कोई मिट गया क्या? अच्छा, इस पे छिप गया होगा। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 हाइड्रोजन। ठीक है, ओके। अब हमने यहाँ पे क्या करा कि 0.53 इंटू, अगर मैं सेकंड की बात करूं, n यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पे रेडियस किसकी निकाल रहा हूँ? सेकंड ऑर्बिट की, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन है तो यानी किसका कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.53 इंटू 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 1221। कितना आ गया? 2.12 एंगस्ट्रॉम हो गया। अगर मैं निकालू रेडियस फोर्थ ऑर्बिट के लिए तो क्या हो जाएगा? 0.53 इंटू कितना हो जाएगा? एन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और नीचे में कितना हो जाएगा? 1। इसको अप्रोक्स में कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 48, 16 पंचे 80, 80 4 84, सॉरी 8.48 एंगस्ट्रॉम। यानी कि जैसे जैसे देखिए डिस्टेंस बढ़ रहा है, उस कारण से हमारा क्या हो जा रहा है? रेडियस भी बढ़ते चले जा रहा है। यही चीजें जो हम लोगों ने यहाँ पे आपको बताया भी था। यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। उस पॉइंट को मैंने नहीं लिखा था। मैंने एक बात बता देता हूँ, जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ पे क्या होता चले जाएगा? बढ़ते चले जाएगा, एन की वैल्यू, रेडियस भी बढ़ते चले जाएगा। लेकिन बस याद रखना स्क्वायर में। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा याद रखने के लिए। सिर्फ एक बार याद रखना, एन स्क्वायर बाय जेड। बाकी सब में क्या होता है? जेड बाय एन होता है। और जब एनर्जी आता है तो जेड बाय एन का स्क्वायर कर दीजिएगा। जहां भी एनर्जी दिख जाए बोस मॉडल में आपको स्क्वायर कर देना जेड बाय एन के फॉर्म में। ठीक है। अब वैसे अगर जो याद रखोगे तो आप ऐसे याद रख सकते हो, रेडियस है, रेडियस में एन बढ़ रहा है तो जिस कारण से रेडियस बढ़ रहा है इसलिए उसमें एन आएगा। बाकी सभी में जेड के यानी कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से जो है चीजें बढ़ती है, ना कि उसके ऑर्बिटल नंबर बढ़ने से। सेकंड क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ He+। आपको कह रहा है कि थर्ड एंड फिफ्थ रेडियस का जो है निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं? रेडियस ऑफ, आपको जिसका निकालना है थर्ड का, तुमने थर्ड ले लिया, और यहाँ पे क्या ले लिया? फिफ्थ। अब इसके लिए ना अलग बुक में अलग से फॉर्मूला डिराइव किया है, आपको कहा जाता है उसको रटना, लेकिन हम लोग रटेंगे नहीं। हम लोग सीधे सीधे क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। 0.53 इंटू n3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड। जेड तो यहाँ पे हीलियम में सेम ही होगा, यहाँ पे 0.53 इंटू n फिफ्थ है तो यानी कि फिफ्थ का स्क्वायर, और यहाँ पे जेड। ये कट रहा है, तुमने कटा दिया। अब हमारे पास क्या बच गया? n3 का स्क्वायर बाय जेड, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा जेड इंटू क्या हो जाएगा? n/5 स्क्वायर। इसीलिए जब एटॉमिक नंबर सेम होता है तो कई बुक में ना आपको ऐसा भी फॉर्मूला लिखा रहेगा जिसका रेशियो कहा जाएगा, उसको ऊपर में लिख देना और नीचे में जो है उसका स्क्वायर लिख देना। n1/n2 जिस प्रकार से आपको रेडियस रेशियो पूछा जाए। अब n3 है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 9। n5 है तो यानी कि कितना हो जाएगा? 25, और इसका रेडियस रेशियो कितना आ जाएगा? n/25। बोलिए, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब वो कहते हैं फाइंड द कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लिथियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन फॉर सेकंड ऑर्बिट। आप लोग अपने मन से घर पे जाके जो है सभी को चेंज करके बनाना, तो आप लोगों को अगर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये चारों के चारों फॉर्मूले बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब हमारे पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाता है? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। यहाँ पे दिया नहीं है, ऑप्शन जैसा दिया रहता है, अगर मीटर पर सेकंड में दिया तो मीटर पर सेकंड में, और हमें यहाँ पे जो है निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? हमने कहा वेलोसिटी में क्या हो जाता है? z/n, और ये क्या है? मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ से हमने क्या करा? 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6। जेड मुझे बताइए क्या होगा? 3 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
सेकेंड, यानी कि 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.09 इंटू 10⁶ इंटू 3, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 3.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि जो लिथियम का ऑर्बिट में जो सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी वो करीब करीब 3.27 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी कि बहुत तेजी से वो क्या हो रहे हैं, यानी कि घूम रहे होते हैं। ठीक है, अब वो कहता है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ थर्ड एंड सिक्स्थ बोर ऑर्बिट फॉर He+, यानी कि आपसे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे हम लोग कुछ भी दे देते हैं, कौन सा रेशियो निकालना है आप लोगों के लिए, हम यहाँ पे दे देते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या दे दिया, वेलोसिटी रेशियो। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो आप चाहो तो टोटल एनर्जी निकाल सकते हो, पोटेंशियल रेशियो निकाल सकते हो, जिस प्रकार से। अब हमारे पास है वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिट। अब थर्ड ऑर्बिट के लिए फॉर्मूला बताइए क्या लगेगा, 0.18 इंटू 10⁶ इंटू। अब z बाय n, z यहाँ पे क्या है 2 और n क्या है यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट, यानी कि 2/3। नीचे में सिमिलरली 2.18 इंटू 10⁶, z यहाँ पे क्या है 2 और यानी कि n कितना है 6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.18 इंटू, ये कटा दीजिए ना, कट रहा है तो ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया 2/3 इंटू 6/2, और ये 2 से 2 कट गया तो यानी कि कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। इसका मतलब है कि थर्ड ऑर्बिट और सिक्स्थ ऑर्बिट में वेलोसिटी का रेशियो कितना हो जाता है 2:1 हो जाता है। ठीक है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में जितना ज्यादा न्यूक्लियस के करीब होगा इलेक्ट्रॉन की स्पीड उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा दूर होगा वो उतना ही आराम आराम से घूम रहा होगा। ठीक है, बोलिए, इसीलिए कहा जाता है कि जो सन से जितना ज्यादा दूर है वो पृथ्वी को घूमने में क्या लगाएगा, ज्यादा समय लगाएगा, लगाता है कि नहीं लगाता है। हम लोग जल्दी देखिए मून जो है हम लोग जो है 12-12 घंटे के करीब करीब जो है लगा लेते हैं, सन के जो है 24 आवर में जो है कंप्लीट लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप बड़े जगह दूसरे स्टार में चले जाओ बृहस्पति, तो कहते हैं कि वहां पे हमें 200 साल लग जाते हैं या जो है इतना साल लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑर्बिट जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा स्लो होते जाएगा। ओके, अब आपको ना ये क्वेश्चन देखिए, आपको दिखना, आप प्रीवियस ईयर की सॉल्व करोगे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के। कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बेरिलियम +3 आयन इन थर्ड बोर ऑर्बिट। आपसे पूछ रहा है कि थर्ड बोर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अब एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, एक MVR, तो एंगुलर मोमेंटम पहले मैं लिख देता हूं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, MVR। अब यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन के मास को रखोगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी रखोगे, निकालोगे कौन सा ऑर्बिट के लिए, थर्ड ऑर्बिट के लिए। थर्ड ऑर्बिट के लिए क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁻⁶, और यहाँ पे हमारे पास क्या है बेरिलियम है Z3, और यहाँ भी ऑर्बिट भी 3 इंटू रेडियस। रेडियस के लिए फिर फॉर्मूला लगाओगे, R इक्वल टू क्या हो जाता है 0.53 इंटू n स्क्वायर, n क्या है 9 एंड Z क्या है, ठीक है, सॉरी बेरिलियम का 4 होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2.1 यानी कि Z/n, तो Z यहाँ पे क्या है आपका 4 और यहाँ पे 3, और यहाँ पे हमारे पास क्या n स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, और Z यहाँ पे क्या है 4। अब इतना कैलकुलेट ना करके आपको मैंने एक और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला बताया था, क्या याद है किन्हीं को? NH/2π। वेरी गुड, आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब इसको इतना कैलकुलेट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। वो जानबूझ के एंगुलर मोमेंटम निकला, लेकिन आप इस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। n की वैल्यू कितनी है 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड इंटू 3.1। अब मैं इसको आप 3 मान लो तो अप्रोक्स में कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा
3.3, यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
इसीलिए आप इस तरीके के जब भी एंगुलर मोमेंटम आए आप इस तरीके का यूज मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में समय की कमी पड़ जाएगी। अगर जिनके पास 1 घंटा 2 घंटा बच जाता है तो फिर एमबीआर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब वो कहता है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन एटम इन 4th ऑर्बिट। आपको सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाता है बोलिए? 0.5 into 10 इंटू जेड बाय एन का होल स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब 13.6 आपको किस ऑर्बिट के लिए निकालना है? 4th ऑर्बिट के लिए। और कौन सा एटम? यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर। यहां से आपके पास कितना हो जाएगा? 13.6 इंटू 1/16। अब इसको सॉल्व करते तो यानी कि कितना आ जाएगा? 13.6 इंटू 16 पॉइंट, यहाँ से 136 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास कितनी बार में लग जाएगा? 8 बार में। यानी कि करीब करीब जो है 0.8 के करीब लिख देता हूँ। ठीक है, यानी कि इतना क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने पूरा नहीं निकाला है, आप लोग पूरा कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्स में निकाल जाएगा। ओके, यहाँ पे कितना आ गया? 0.8 आ गया। अब मुझसे पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। आप सभी को पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? -2 into kinetic टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब क्या मैं यहाँ पे 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाऊंगा क्या? नहीं, आप यहाँ पे सीधे सीधे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो आपने निकाला है और उसको रख दीजिए। अब कई बच्चे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं फिर कैलकुलेट करते हैं। नहीं, आपने अगर जब कैलकुलेट किया है तो भी क्या करना है? समय बचाना है। तो करीब करीब कितना आ जाएगा? -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलिए, क्लियर है? ठीक है, अब आपके सामने 3-4 यहाँ पे ये दिए हुए हैं, आप इनको जो है घर से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं बोर्स का जो है लिमिटेशन बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर समय बचेगा तो हम लोग जो है इसको भी कैलकुलेट करा देंगे। जो बोर्स के अंदर क्या क्या लिमिटेशन थी? सबसे पहली लिमिटेशन थी इट इज एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यानी कि ये जो मॉडल था ना, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए था। मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए नहीं था कि कैसे मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में क्या रिपल्सन आएगा, किस कारण से कैसे उसकी चीजें चेंज होगी, इन सभी के बारे में जो है बोर्स ने नहीं बताया था। इस बात को याद रखिएगा कि जो बोर्स का मॉडल था वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल था? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए। आपको एसएसएन रीजन में भी कई बार पूछा गया नेट में कि बताना कि जो है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल होता है या मल्टीपल। तो बच्चे कहते हैं कि हीलियम के लिए भी लग रहा था, लिथियम के लिए भी लग रहा था, बेरिलियम के लिए भी लग रहा था, और वो वहां पे क्या करते हैं? कह देते हैं मल्टीपल इलेक्ट्रॉन। नहीं, इसीलिए हम लोग क्या लेते हैं? He+, जो लिथियम प्लस प्लस बेरिलियम 3+, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एप्लीकेबल था सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल था। इन्होंने दूसरी बात, कोई भी एंगुलर मोमेंटम जो है उन्होंने कह तो दिया लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कैसे mvr = nh/2π होता है। इन्होंने ठीक है क्लासिकल फिजिक्स एंड जो है क्वांटम फिजिक्स का यूज किया, दोनों को मिला के बनाया, लेकिन इसका जो है कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि किस प्रकार से हम लोगों ने जो है इसको लाया। यानी कि इन्होंने कोई बस खाली फॉर्मूला लिख दिया, इसके बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। जैसे मैं कहूं कि एक एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं कहता हूं कि आप लोग जो है ना दुनिया के सबसे बड़े जो है सर्जन बनोगे, एक एग्जाम्पल के रूप में। अब कैसे बनोगे इस चीज को मैं नहीं बता रहा हूं, तो फिर आप लोग के सामने बड़ी दिक्कत आएगी। हाँ, ये अलग बात है कि इस बैच में से कोई हो सकता है कि बहुत बड़ा सर्जन बने, इसमें भी पॉसिबल है कि इसमें कोई डिमेरिट थोड़ी नहीं। लेकिन अब मैं उस समय आके कह दूंगा कि हाँ देखो मैंने ये थ्योरी दिया था, उस समय मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था कि जो है क्यों। जैसे मान लो कि इस क्लास में कोई मैं बच्चे का नाम ले लेता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ कि वरुण के बारे में। मैंने कहा कि वरुण जो है ना 2 साल बाद वो एक अच्छा सर्जन बनेगा, और ये बन गया। लेकिन मैंने बताया कि क्यों मैंने कहा कि भाई पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था, रेगुलर क्लास आ रहा था या नहीं आ रहा था,
वो बाद में अगर से सक्सेस हो गया तो इसीलिए जो है इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बस इन्होंने कह दिया एंगुलर मोमेंटम जो हो जाएगा वो किसका हो जाएगा, NH/2 का। बोर कुड नॉट एक्सप्लेन द फाइन स्पेक्ट्रल लेंथ, कि कैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बन रहे हैं अलग अलग के लिए, इन सभी चीजों का कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे स्पेक्ट्रल लाइन पे ही, लेकिन इन्होंने इस बारे में, इन सभी चीजों के बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। उन्होंने सिंपली कहा था कि कंटिन्यूअस है, जबकि बाद में पता लगा कि इसके अंदर जो लाइन बाय लाइन जो है बने होते हैं। फिर वो कुड नॉट एक्सप्लेन फाइन स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन आता है वो उसके कारण चेंज हो जा रहा था, उस इफेक्ट को जीमैन इफेक्ट कहते हैं। क्यों चेंज हो रहा था इस बारे में भी नहीं बता पाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो जा रहा था, उस इफेक्ट को स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, लेकिन क्यों चेंज हो जा रहा था ये भी नहीं बता पा रहे थे। क्यों मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो चेंज हो जा रहे थे या फाइन आ रहे थे, इन सभी चीजों को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। उसके बाद दिस मॉडल नॉट कंसिस्ट विद द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। इन्होंने डी ब्रोगली के बारे में नहीं बताया कि कैसे वेवलेंथ निकालना और कैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के बारे में बात करना। खैर ये चीजें तो नई बात थी तो इसके बारे में नहीं कहा, बस इन्होंने ये नहीं बता पाया कि कैसे जो है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस आया था और हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी आई थी। ठीक है, ये सारी बातें जो है यहाँ पे नहीं बता पाए। ओके, आज की क्लास यहीं पर रखते हैं।